अच्छा बेटा, what we are doing, we are privileged and really honored by the presence of Professor Khurshid Saab with us, our esteemed medical superintendent. And what I wanted to do really, because मुझे पता है उनका वक्त बहुत कीमती है, we'll start with presenting a shield to our chief guest with the some flowers, और फिर सर की मर्जी है जितनी देर चाहे हमारे साथ वो बैठें और हमें इज्जत बख्शें. सर. I don't know how much I deserve it. No, so no, much no. You deserve it. बेटा इधर आ जाओ. सर. सर ये बोलिए. एक फूल भी आपको दें. सर को फूल भी पेश कर दें. सर थैंक यू बेटा. सर तशरीफ रखिए. जज़ाकल्लाह. ये आपको सर. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा, कुछ बातें मेरी बेटी ने आपको बता दी, डॉक्टर रबिया ने. वी वेलकम ऑल ऑफ यू. टॉपिक क्या है, ये किस तरह आगे बढ़ेगा, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू सम जिस्ट ऑफ इट कि हम इसको इंटरेक्टिव करेंगे काम को. हमारा मकसद सिर्फ आपको कुछ रंग बिरंगी स्लाइड्स दिखा के चले जाना नहीं है, खासतौर पे जितने पोस्ट ग्रेजुएट बैठे हैं और बाकी सब भी. हम जितना इसको समझ लेंगे, इल्म के बारे में चैलेंज ही क्या है कि समझ में भी आया या ऊपर ऊपर से चले गए, सिर्फ सुन लिया या समझ भी लिया. तो कोशिश ही करनी है हमने, और ये जब तक नहीं हो सकता, वी कैन नॉट डू इट, जब तक आप रियली इंटरेक्टिव ना हो इस मामले में. यहां पर सही और गलत कुछ नहीं है. देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग हियर. वी नीड टू गेट एंगेज्ड सो वी अंडरस्टैंड. देयर इज नो अदर वे आउट एज फार एज द नॉलेज इज कंसर्न. टॉपिक आप समझ गए कि हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शनल एक्सेल नाइट्रिक ऑक्साइड. डिस्क्लेमर ये है, जो कुछ भी आप देखने वाले हैं, I own everything of this presentation. There is nothing that is taken from non-independent sources to present for this gathering. पहली बात. Secondly, बगैर पैसों के तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता. बगैर कीमत अदा किए दुनिया में कुछ नहीं हो सकता. Knowledge is also not free. You have to pay attention. वरना नहीं मिलने वाला कुछ भी. ये सौदा मिलेगा ही नहीं वरना. ये बात हो गई. We start from here. We start from where? By understanding where do we stand in front of this map. Unless we do not know where we stand, we cannot navigate through any map. आप जब भी गूगल मैप खोलें, आप किसी हिस्टोरिकल साइट पे चले जाएं, यहां पर जू की तस्वीर है, वहां चले जाएं, मैप हमेशा पहले आपसे पूछेगा और आपको बताएगा where do you stand. अगर आपको ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस ही नहीं पता, अब आपको नहीं पता कि दाएं क्या है और बाएं क्या है और आगे क्या है और पीछे क्या है, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए हमें बात को आगे बढ़ाने से पहले. फॉर दिस वी यूज दिस केस. आप देख सकते हैं 30-year-old फीमेल विद नो नोन कॉमॉर्बिड्स, esophageal रिफ्लक्स डिजीज, ऑब्वियस कॉफ ट्रिगर्स, ड्रग यूज, ऑक्यूपेशनल और पेट एक्सपोजर. ये उसकी हिस्ट्री है. क्लिनिकल एग्जाम, चेस्ट एक्सरे, बेसलाइन स्पायरोमेट्री were found to be within normal limits. क्यों करवाया था हमने? क्योंकि मेन कंप्लेंट थी ड्राई कॉफ की, लिहाजा रेलिवेंट वर्कअप भी कराया गया बेसलाइन. व्हाट इज योर इंप्रेशन एंड प्लान? चले, अब मुझे वॉलंटियर मांगने की जरूरत ही नहीं पेशानी चाहिए. जी सर. अपर एयरवे कफ सिंड्रोम, ठीक है. कॉफ वेरिएंट एस्मा, ठीक है. एनीथिंग एल्स? शाबाश. एस्मा, ब्रोंकिक्टेसिस नहीं, लंग फाइब्रोसिस नहीं, ट्यूबरक्लोसिस नहीं, ये सब नहीं है. हाँ, किस बुनियाद पे ना कह रहे हैं हम? क्योंकि एक्सरे हमने करा लिया, बाकी हिस्ट्री हमने ले ली, एक्सरे कराया. दैट्स हाउ फिजिशियंस लिव. दैट्स हाउ द क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग इज डन. यू टेक हिस्ट्री एंड यू trust the history. You examine your patient, you trust your examination. Then you do the relevant workup and you trust what you get. And then you either endorse your impression or you modify your impression. इसके अलावा और क्या तरीका है क्लिनिशियन के पास? कुछ भी प्रैक्टिस करता हो, हमने कर लिया, हमने इंप्रेशन बनाया. Do you exclude GERD, sir, on this history and with this workup? Can you exclude GERD? So GERD is not excluded, by the way. Absence of heartburn does not exclude GERD. And हमने कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई जो GERD को रूल आउट कर ले यहाँ पर. तो it can be still on the cards. How? What will you do next? क्या करें? कुछ करें या रुक जाएं या ट्रीटमेंट दे दें जिसका ना हमें पता हो ना मरीज को पता हो? डबल ब्लाइंड,
इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कौन से कराएं? जहन में क्या डायग्नोसिस है आपके जो आप कुछ वर्कअप करें? वर्कअप को आप जब सजेस्ट करेंगे व्हेन यू मेक अ क्लिनिकल इंप्रेशन। डू वी हैव अ क्लिनिकल इंप्रेशन? अगर ये कॉफ वेरिएंट एज्मा है, आफ्ताब कह रहे हैं, डू यू अग्री? अगर ये अपर एयरवे कॉफ सिंड्रोम है, डू यू अग्री? हाउ टू इन्वेस्टिगेट इट? इन सब के बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन बाकी रह गया हमारे पास? ओके, वेयर डू वी स्टैंड? एज्मा is an inflammatory condition mainly mediated by type 1 helper T cells. Yes, no? Yes, no? Asthma is more common in Western populations. Yes, no? Steroids are effective in controlling inflammatory mediation by type 1 helper T cells. Yes, no? Nitric oxide is produced by surfactant type A. Yes, no? Nitric oxide has anti-inflammatory effects on lung epithelium. Yes, no? अब भी ना हो कबूल, अब भी ना हो कबूल तो किस्मत की बात है। आमी, क्या आमी वो कह रहे हैं मेरी हर दुआ के साथ। जितना मैंने आपको सर के आने से पहले समा खराशी कर दी अपने हल्क को खुश करके, तब भी बोले तो नहीं आप लोग? अब या तो मेरे औरा से परेशान हो गए या इससे कुछ नहीं होता। ऐसे हो गए हम बोलेंगे तो दूसरे क्या कहेंगे? बस यही इंसान के सीखने में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? वो खुद। वो खुद अगर वो सीखना चाहे तो कौन है जो उसको सीखने से रोक ले? इसके लिए सिर्फ एक ही काम करना पड़ता है, पहला कदम अपने ऊपर रखना पड़ता है, गलती माननी पड़ती है। और गलती मानने में, गलती का एतराफ करने में, गलती का इजहार करने में झिझकना नहीं होता। तीन तरह के जहन है, एक वो जो ठीक बात समझते हैं, दूसरा वो जो गलत बात समझते हैं, तीसरे वो जो कुछ नहीं समझते। सबसे खतरनाक जहन है ये कंफ्यूज जहन, क्योंकि गलती करने वाला अगर समझ के गलती करता है तो उसको तस्हीह करने का मौका मिल जाता है। लेकिन जिसको पता ही ना हो कि क्या चीज गलत डाली थी जो नतीजा निकल आया, वो अगली दफा भी वही गलती दोहराएगा। लिहाजा गलती बेहतर है कंफ्यूज होने से हमेशा। ठीक बात आ जाए तो खुश नसीबी, गलती नहीं हो जाए तो सीख लिया, लेकिन ना ये समझा ना वो समझा तो फिर क्या समझा? ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स आर चेक। अब तक जो जवाब भी आप लोगों ने दिए हैं, मैं आपको खुशखबरी सुना दूं, आप ठीक जगह पर ठीक बात सुनने के लिए तशरीफ ले आए, क्योंकि सीखने का बड़ा मवाद अब हाथ आ गया है। हमने क्या चेक किया? वेयर डू वी स्टैंड? वी स्टैंड एट द पॉइंट जहां पर मैं अब से 2-3 दिन पहले खड़ा था आपकी तरह। मुझे कुछ नहीं मालूम था टॉपिक के बारे में इस दर्जे का। फिर मैंने क्या किया? मैं आपकी खिदमत में क्या लेकर पेश हो जाऊं जी? मैंने कुछ सीख के जाता हूं ताकि कुछ आप तक पहुंचाऊं। तो पता चला कि ठीक ही है सारे सवाल। पहले सिनेरियो में बिल्कुल ठीक पेश किया गया और जो कुछ पेश किया गया बिल्कुल ठीक है। जवाब आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। एज्मा के बारे में जान लें, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेडिकल कंडीशंस वर्ल्ड वाइड, मोस्ट कॉमन मेडिकल कंडीशंस। ये डाटा आप देख रहे हैं, ये कितने बड़े एनालिसिस, 25 साल का डाटा जमा हुआ है। इस जमाने में सारे मरीज मौजूद होंगे, सारे मर्ज मौजूद होंगे। इन 25 सालों में ये ग्लोबल सर्वे जो बाद में 2017 पेश किया गया, बताया कि 358 मिलियन वर्ल्ड वाइड। और ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें जो तरक्की पजीर ममालिक, इनका डाटा बहुत अच्छा जमा नहीं हुआ होगा, ये भी ऑब्वियस फैक्ट है। तो इसमें ऐड ही होगा कुछ, सब्ट्रैक्ट होना मुश्किल ही है। ये इस डिजीज का बर्डन है। इसकी वजह क्या है कि कॉमन बहुत है। इसकी वजह क्या है कि बचपन से शुरू हो जाता है मामला, और कोई भी एज एग्जेम्प्ट नहीं है एज्मा से। एज्मा डायग्नोसिस इज मेनली क्लिनिकल। अगर क्लिनिशियन को एज्मा के बारे में नहीं पता और वो क्लिनिकल डायग्नोसिस के बारे में नहीं सोच सकता, फैसला नहीं कर सकता, देन दिस डायग्नोसिस कैन नाइदर बी मेड नॉर बी एक्सक्लूडेड। ये तय बात है, भले वो पीडियाट्रिशियन हो या भले वो एडल्ट फिजिशियन हो। ये कैसे पता चला? दुनिया का सारा इल्म आज तक की तारीख में इस पे मुत्तफिक है। ये कहां से देखा जा सकता है? ब्रिटिश थोरेसिक गाइडलाइंस, अमेरिकन थोरेसिक स्टडी गाइडलाइंस, यूरोपियन रेस्पिरेटरी स्टडी गाइडलाइंस और ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एज्मा ट्रीटमेंट, जीना गाइडलाइंस। सब अप टू डेट गाइडलाइंस कह रही हैं एज्मा इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। अ फिजिशियन हैज टू नो हाउ टू टेक द रेलेवेंट हिस्ट्री। A physician has to know that examination can be completely normal and cannot exclude asthma.
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ के एग्जामिन जरूर करते हैं, इन्वेस्टिगेट जरूर करते हैं। कैसे? हम कुछ वर्कअप कराते हैं, स्पायरोमेट्री कराते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। वी शुड बी नोइंग के इसमें क्या देखा जाता है, किस तरह देखा जाता है, कैसे कोलैबोरेटिव एविडेंस हासिल की जाती है। कैन अ नॉर्मल स्पायरोमेट्री एक्सक्लूड एस्मा? हम इमेजिंग कराते हैं। कौन सी इमेजिंग कराते हैं? टू एक्सक्लूड अदर डायग्नोसिस, नॉट टू डायग्नोज एस्मा। या फिर किस लिए कराते हैं? या कोई कॉम्प्लिकेशन हो एस्मा की तो कराते हैं कि कहीं, ठीक, या कोई एक्यूट सेटिंग में न्यूमोथोरैक्स तो नहीं हो गया। ब्लड इजनोफिलिया, ये एस्मा में लाजमी बढ़ा हुआ मिलता है हमको? नहीं, लेकिन कोलैबोरेटिव एविडेंस हो सकता है। एलर्जी टेस्टिंग कराते हैं, ये स्किन से भी कराई जा सकती है, सीरम से भी कराई जा सकती है, ताकि पता चले कि ट्रिगर्स क्या है। और अगर कोई ट्रिगर मिलता है तो क्लिनिकल एक्यूमेंट के अंदर इसको रख के देखा जा सकता है कि कोई एलर्जिक ट्रिगर मौजूद है। ब्रोंको प्रोवोकेशन टेस्ट, मुझे पता पाकिस्तान में नहीं होता, होना भी मुश्किल है क्योंकि मेडिसिन इंपोर्ट की जाती है। ये पहला मौका है कि मैं पल्मोनोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूं जहां पर ब्रोंको प्रोवोकेशन टेस्टिंग मौजूद है, कि मेडिकल कंडीशन बहुत कॉमन है और बहुत आसानी से चैलेंजिंग हो जाती है इसकी डायग्नोसिस, खासतौर पर सिम्टम्स क्लासिकल ना हो। उस सूरत में अगर आपको एक्सक्लूड करना है तो आपको इस हद तक जाना पड़ता है। हाउएवर मेथाकोलिन इज अ वेरी अनस्टेबल सॉल्यूशन और दवा, इसको इंपोर्ट भी करना पड़ता है और खास हद के अंदर इसको यूज भी करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर भी इसका एक्सपेंसिव है और ये खुद भी लिहाजा आसानी से प्रैक्टिस नहीं होती है। बट यस, इट्स अ टूल टू एम्बार्क अपॉन द डायग्नोसिस। इजनोफिलिक इन्फ्लेमेशन है या नहीं है? अगर होगी इट विल बी अ वेरी गुड क्लू फॉर एस्मा वर्सेस अदरवाइज। ये क्या चीज होती है इजनोफिलिक इन्फ्लेमेशन? व्हाट डज इट मीन और कैसे चेक होगी? या फ्री टू स्पीक। हाँ तो बोले, कौन सा? सीरम इजनोफिल काउंट चेक हो सकता है या ब्लड इजनोफिलिक काउंट, बीईसी कहलाता है। क्या सब केसेस में बड़ा होता है ये? नहीं, नॉर्मल भी मिल सकता है। और स्पूटम इजनोफिलिया, ये क्योंकि डायरेक्ट एयरवे से आ रहा है तो ज्यादा बेहतर मार्कर होता है। स्पूटम इजनोफिलिया क्या एडवांटेज है? एक तो एयरवे से आ रहा है, बेहतर रिप्रेजेंटेशन है। डिसएडवांटेज क्या है? करना बहुत मुश्किल है। अब बाज़ औक़ात आप कितना भी इंड्यूस कर ले, प्रोड्यूस ही नहीं करता स्पूटम। और अगर हो जाए तो कैसे करेक्ट करना है उसको? हो जाता है, लेबोरेटरी फैसिलिटी प्रोवाइड भी कर रही है कि नहीं कर रही, ये सब मिलकर इसको कंबरसम बनाते हैं। इज देयर एनी एसोसिएशन बिटवीन ब्लड eosinophil levels and sputum eosinophilia? There is. They are not always positive, but they correlate with each other. ये है जरूर। और कोई तरीका एयरवे eosinophilic इन्फ्लेमेशन मालूम करने का? वो ये है जिसके लिए हम आज जमा हुए हैं पढ़ने के लिए एकेडमिकली, कि आखिर इस टूल से क्या किया जा सकता है। तो हम ब्रेथ टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि इस ब्रेथ में जो इस गिवन पर्सन का है, इसमें eosinophilic इन्फ्लेमेशन के कोई मार्कर्स है कि नहीं है। और हम जानेंगे कि हाउ डज द exhaled nitric oxide become a marker of eosinophilic inflammation. It's an office procedure, totally non-invasive. 5 मिनट से कम टाइम लगता है। 2 से 3 साल के बच्चे से लेकर कोई भी एज ग्रुप इसको कर सकता है, जो आराम से बैठ सकता हो और सिर्फ सांस ले सकता हो थोड़ी देर के लिए। ये इसकी टोटल रिक्वायरमेंट है। डिवाइस हम दिखा देंगे आपको, ना होने के बराबर है। पता क्या चलता है इसको? हाउ डू वी यूज इट जुडिशियसली? What do we get out of it? What mandate does it give us to decide upon the treatment or management or monitoring? ये हमने अगले 10 मिनट में मालूम कर लेना इंशाअल्लाह ताला। कोई सवाल इस पर आपके पास है तो बताइए। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ठीक फरमाया, अभी आ रहा है मैडम, आपके सवाल के जवाब हाजिर करते हैं, अभी आ रहा है इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक बात है। ये देखिए सर, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये स्लाइड, और ये स्लाइड आपको बता रही कि एस्मा इज नॉट अ स्टैटिक कंडीशन। ना ये अपने बिहेवियर में स्टैटिक है, यानी कि ना अपनी फिनोटाइप में, ना ये अपने बॉडी के इंटर इन्वायरमेंट में स्टैटिक है, यानी कि अपनी एंडोटाइप में, और ना ही अपनी जीनोटाइप में कोई स्टेबिलिटी रखता है। ये जीन ट्रांसफर डिसऑर्डर है ही नहीं। हाँ, फैमिली हिस्ट्री भी बहुत मिलती है। इसमें भी खास बात ये सबके लिए सुन रहे हैं, एस्मा की हिस्ट्री में पर से आपको जब एस्मा के बारे में मालूम कर रहे हैं, आपको 3 चीजों के बारे में लाजमी मालूमात चाहिए। इज इट ओनली एस्मा? इज देयर ए कंकरेंट एलर्जिक राइनाइटिस? डज दिस पेशेंट हैव एक्जिमा और नो? एक्जिमा, स्किन एलर्जीज। बाज़ औक़ात सारा क्लू आपको स्किन से मिलता है। जो कहता है फैमिली में किसी और को है, नहीं, एस्मा किसी को नहीं है।
फिर आप पूछते हैं एक्जिमा है किसी को, जी एक्जिमा है भाई को या वालिद को या किसी को भी। तो ये तीनों एक ही चीज की मुख्तलिफ मैनिफेस्टेशंस है। Asthma is in the airways, it will manifest by shortness of breath, wheezing, coughing, etc. Allergic rhinitis is in the nose, it will express as sneezing, etc. etc. Likewise, in skin, it manifests as pruritus and inflammation with different triggers or without them. तो तीनों क्लू हैं, अंडरलाइन मैकेनिज्म तीनों का एक ही होता है। बहुत सारे मुल्कों में इस दुनिया के, मुझे भी जब पहली दफा पता चला था आई वाज सरप्राइज, वो एक्जिमा को स्किन एजमा कहते हैं, सो मच सो, और सही कहते हैं। अब मेरी गजल के बीच में आ गया सर, बस थैंक यू, जज़ाकल्लाह। द FeNO टेस्ट बच्चों में गाइडलाइन मुत्तफिक अब हो रही हैं, इट्स अ गुड टेस्ट फॉर चिल्ड्रन एज वेल। और अगर कोई पीडियाट्रिशियन यहाँ पर बैठे, मुझे पता नहीं है, अगर नहीं आए या आए हैं, कि बच्चों में एक बहुत बड़ा डायग्नोस्टिक क्वेश्चन मार्क लग चुका है, क्योंकि एजमा, ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ एजमा स्टार्ट बिलो 10 years of age. However, all other common medical conditions involving the respiratory tract in children happen at the same age. Is it viral, which is very common? Is it something else? Is it asthma? सब में एयर पे इन्फ्लेमेशन होगी, सब में खांसी होगी, सब में सिम्टम्स आएंगे, ओवरलैप करेंगे। हाउ कॉन्फिडेंट वी आर टू लेबल अ चाइल्ड ऑफ 5 years old, 6 year old as asthma? Treatment will be different, treatment will be long term as compared to giving a course of antibiotic etc etc. ये 4 दिन की नेबुलाइजेशन कॉमन प्रैक्टिस है। इसमें क्या कर सकते हैं? पहला काम उन्होंने किया कि जब तक 7 साल की उम्र ना हो जाए, लगभग, आई डोंट नो द गाइडलाइंस ऑफ पीडियाट्रिक्स हैव चेंज और नो, जब तक आप इसको एजमा लेबल भी ना करें, चाइल्डहुड वीजिंग डिसऑर्डर इसका नाम रखा हुआ है, या वीजिंग डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड, जब तक ये अपने बिहेवियर में परसिस्टेंट ना हो जाए, बार बार ना होता रहे, इतनी एज तक ना आ जाए, अब तक एजमा लेबल ना करें इसको। ये वो जगह है जहां पर आपको मालूम कैसे करें आप कि इज इट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इज इट अ वायरल इन्फेक्शन, और दिस इज एजमा, क्योंकि कोई चीज एक्सक्लूड तो उसको कर नहीं सकेगी। तो दिस कैन बी अ वेरी गुड यूटिलिटी इन दैट केस। बच्चों में अगर ये आ जाता है 35 से ज्यादा या एडल्ट में 40 से ज्यादा, तो फिर हम इसको एक अच्छा क्लू ले सकते हैं फॉर इजनोफिलिक इन्फ्लेमेशन। टेस्ट 5 मिनट का है, नॉन इन्वेजिव का है, ऑफिस बेस्ड है, स्टेराइल है, इजी टू डू है। ये होगा तो सिग्निफिकेंट माना जाएगा अगर लेवल इससे बढ़ जाए। एक ही गाइडलाइन है अमंगस्ट ऑल गाइडलाइन विच इज अमेरिकन थोरेसिक, बल्कि जीना गाइडलाइन दैट कॉल्स इट कि अबव 50 होना चाहिए एडल्ट्स में, बाकी सब इस पे मुत्तफिक। कॉस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ केयर बायोमार्कर, ये बात हमने समझ ली। चलिए दोबारा, वेयर डू वी स्टैंड? कोई भी बॉडी में एलर्जिन आ गया, एलर्जिन प्रेजेंटिंग सेल से वो प्रेजेंट किया जाएगा बॉडी के सेल्स के पास, और क्या होगा, एक कास्केड ऑफ मीडिएटर्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, पर्टिकुलरली इंटरल्यूकिन 4, 5, 13, स्टैट 1 and 6। आईजीई मीडिएट करेगा इस तरह की इन्फ्लेमेशन को, इजनोफिल रिलीज होंगे, मास्ट सेल्स रिलीज होंगे, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर आएंगे, हिस्टामिन, ल्यूकोट्रीन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, अदर्स, म्यूकस हाइपरसिक्रेशन, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, वेजोडाइलेटेशन। ये होता है तो पेशेंट प्रेजेंट करता है विद चेस्ट टाइटनेस, कॉफ, वीजिंग, स्नीजिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम देख लेंगे कैसे। अब ये पैथवेज हमारे पास आ गए, लेकिन सिर्फ इंटरल्यूकिन 4, 5, 13, स्टैट 1, 6 ही रिलीज नहीं होते। हमें ये भी पता चल गया है पिछले 10 सालों से न्यूट्रोफिल्स भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इस मैकेनिज्म में। मैडम पूछ रही थी पहले, इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 17 भी, ये दोनों पाथवेज, भले वो ये पाथवे हो या ये ऑल्टरनेटिव पाथवे हो। ये क्वेश्चन मार्क क्या बता रहे हैं जी साहिबान? आप कौन है मीडिएटर? कौन से पाथवे इन्वॉल्व हो रहे हैं? हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे? पूरी स्लाइड दिखा के छुपाया क्या गया आपसे? फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द सेमीसर्कल। कुछ नहीं आया ध्यान में? Type 2 helper T cells mediate this pathway, which is the pathway for majority of the cases of asthma. However, this is not the only pathway. This pathway is also induced and engaged. Helper type 1, इसको आप type 1 inflammation कह रहे हैं, इसको आप type 2 inflammation आमतौर पर कह रहे होते हैं, but we are trying to signify कौन से helper T cells mediate करवा रहे हैं। इस pathway में ये mediators तो लेकिन 4, 5, 13, सेट 1, 6 इन्वॉल्व होंगे,
इस पाथवे में इजोनोफिलिक इन्फ्लेमेशन होगी। इस पाथवे में जब टाइप 1 हाइपर टी सेल्स आएंगे तो न्यूट्रोफिल इंगेज होंगे, इट विल बी नॉन इजोनोफिलिक इन्फ्लेमेशन। यस नो? यस। आप पहली स्लाइड याद कर लें, एजमा इज मेनली टाइप 1, नो इट्स मेनली टाइप 2। इट्स मेनली इजोनोफिलिक इन्फ्लेमेशन। हाउएवर वी नो दैट देयर कन्वर्ज किया है कि हम पूरे एस्मा की पूरी क्लिनिकल पैराडाइम में, जिसमें क्लिनिकल डायग्नोसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एवरीथिंग एज इज कोरैबोरेटिव एविडेंस। हम बात कर रहे हैं, हमें अगर ये सवाल का जवाब चाहिए, इज द इन्फ्लेमेशन इजोनोफिलिक और नो, उसमें हमारे पास क्या टूल्स हैं? उसमें से एक आसान टूल एक्सेल नाइट्रिक ऑक्साइड भी हो सकता है। ये बात हमने यहां तक पहुंचाई है। अब तक कोई सवाल? एक मैडम ने सवाल पूछा, वो सामने आ जाएगा। ये क्लियर है बात अब तक? इन द लंग्स, nitric oxide is produced by epithelial cells, vascular endothelial cells, neurons, macrophages, neutrophils are also capable of producing nitric oxide. Lungs are not the only organ of the human body that produce nitric oxide. It's a free radical produced by almost all organs of the body, safely speaking. Lungs भी करते हैं, lungs भी करते हैं। होता क्या है? This can be produced with a non-enzymatical mechanism which is very less understood by the science so far, or it can be enzymatically induced as well, which is the main focus. L-arginine is taken up by the epithelial cells. The enzyme that works on it is nitric oxide synthase. Nitric oxide is produced. ये भी पूरा प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें पहले नाइट्रेट नाइट्राइट में तब्दील होता है, वो नाइट्रस में तब्दील होता है, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। इसकी भी 3 फॉर्म्स है। ये सब जो सुन रहे हैं, इनमें कुछ ऐसे लोग जरूर बैठे हुए हैं जिनके लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इसलिए बताई भी जा रही है। ये आपको मिलेगा न्यूरोनल नाइट्रिक ऑक्साइड, एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड और इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड। ये इन 3 में कन्वर्ट होता है। ये जो शुरू के आप देख रहे हैं, न्यूरोनल सेल्स भी हैं एपिथेलियम में, एंडोथेलियल सेल्स भी हैं, और तो इंड्यूस कर भी सकते हैं कि नहीं। एवरीथिंग इज एट अ वेरी वेरी रादर पाइको मॉलिक्यूलर लेवल। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट रखते हैं ओवर रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। आपने पढ़ा होगा नाइट्रिक ऑक्साइड हैज एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट। तो यस, इट इज पार्टली ट्रू। हाउएवर, व्हेन इट इज इंड्यूस्ड rather than constitutionally being produced, इंड्यूस होगा ही क्यों? किसी ट्रिगर से होगा। वो ट्रिगर इंफ्लेमेटरी होगा, इट विल प्रोमोट इंफ्लेमेशन। तो इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ प्रो इंफ्लेमेटरी मॉलिक्यूल। So nitric oxide simultaneously is anti-inflammatory and pro-inflammatory. ये एक अलग टॉपिक है, बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं, बिकॉज एजमा में अब टारगेटेड ट्रीटमेंट दी जा रही है। एवरी सिंगल मॉलिक्यूल इज बीइंग स्टडीड इन एजमा एंड न्यू मेडिसिन, टारगेटेड मेडिसिन आर बीइंग डेवलप्ड। What is nitric oxide? It's a vasodilator, it's a bronchodilator, it's a neurotransmitter, it's an inflammatory mediator, a free radical, highly bactericidal and cytotoxic. In respiratory system, very, very intriguingly, it is pro-inflammatory and anti-inflammatory both. तो आप देख सकते हैं कि कितना इसका डाइवर्सिफाइड इस नाइट्रिक ऑक्साइड के फंक्शन है ह्यूमन बॉडी के अंदर। व्हाट इज FeNO? ब्रोंकियल एपिथेलियम, एंजाइम इंड्यूस्ड, और उसके बाद जब भी टाइप 2, जिसे हम कहते हैं इंफ्लेमेशन इन्वॉल्विंग द पाथवे ऑफ हेल्पर T2 सेल्स, इस इंफ्लेमेशन में बाय इंटरल्यूकिन 4, 13, STAT6 ये इंड्यूस होना शुरू होगा। जब ये इंड्यूस होता है एज अपोज टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वंस, इसके लेवल ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। दीज आर द रेज लेवल दैट वी वांट टू चेक बाय चेकिंग द ब्रेथ टेस्ट फॉर एक्सेल नाइट्रिक ऑक्साइड, कि क्या ऐसा हो भी रहा है। Nitric oxide is always anti-inflammatory? No. It is pro-inflammatory and anti-inflammatory. Asthma is common only in Western populations? No. Asthma is common all over the world, at all age groups, in all genders. कोई सवाल? तो जवाब मिल गया यहां पर। ये हमें समझना है ताकि हमें पता चले वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पाथवे। और ये वो पाथवे है जहां पर इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होनी है। इस पाथवे में ये बहुत कम मिकदार में रिलीज होनी है, हो सकती है, बिकॉज न्यूट्रोफिल्स आल्सो प्रोड्यूस इट। हाउएवर, दिस इज द मेन cascade of the pathway that leads to the production of induced nitric oxide. Madam. Yes, madam.
They are engaged in neutrophils, and these mediators are involved in this. There are another class of the helper cells which are called TH17. TH17 they release the IL-17, not TH1. I have read. ठीक है, दोबारा देख लेंगे, अच्छी बात है, My entire research is on IL-17. बेहतरीन हो गया। देखिए आप कहने से कितना फायदा पहुंच गया। कहीं से मैं कंफ्यूज हूँ कि कहीं मैंने कुछ गलत आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आपकी वजह से मैं दोबारा देखने का मौका मिल जाएगा, आप भी दोबारा देखिएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सीखने का और क्या तरीका है, सबकी मौजूदगी का फायदा ही क्या है यहाँ पर, ये तो फायदा है। मिसाल के तौर पे ये किसी ने रिसर्च पेपर में बताया हो, अथर ने बताया हो, आपने कुछ और पढ़ा है, दोनों देख लिए जाएंगे। आप क्या पता इस जो मैं तो उसको सिंपल, ये बाय द वे ये एक स्लाइड पर 4000 और बॉक्सेस दिखाए जा सकते हैं, इतनी रिसर्च हुई हुई है, ये तो बहुत सिंप्लीफाई करके लाया गया है ना। एंड मुमकिन यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल भी हो जिसके बाद IL-17 रिलीज होता हो, एंड मुमकिन है ना होता हो, ये हम देख लेंगे जाके। यहां से हमने ये बात सीख ली कि हेल्पर टी सेल 1B और 2 दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। जब ये हेल्पर 1 इन्वॉल्व होंगे तो नॉन इजोनोफिलिक पाथवे होगा, या आप भी मुत्तफिक है, मैं भी मुत्तफिक हूं, होगा ये नॉन इजोनोफिलिक ही। हमने अगर इजोनोफिलिक मालूम करनी है तो इस पाथवे की बात कर रहे हैं हम, ये भी बात ठीक होगी। ठीक है, होगा क्या जब ऐसा हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन, एयर वे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस लीडिंग टू ब्रोंकोस्पैज्म और एयर वे रीमॉडलिंग। ये रीमॉडलिंग है जो टाइप 1 हेल्पर टी सेल्स कराते हैं बाय इंड्यूसिंग नॉन इजोनोफिलिक इन्फ्लेमेशन। ये वो पेशेंट है जिनमें आप स्टेरॉइड देते रहे, ये असर ही नहीं करेगा। इनमें आप कॉमन एजमा ट्रीटमेंट ट्रीट करते रहे, ये असर पजीरी नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्मूथ सेल इन्वॉल्व हो जाएंगे। द phenotype will be as if it is a case of COPD, however it will not be a case of COPD। जाए कि इस पेशेंट ने कभी सिगरेट नहीं पी, रेलेवेंट ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर नहीं है, why it is behaving like this? One possibility that should pop up in our mind is asthma with remodeling. It's not only at the epithelial level, rather the smooth muscle cells have been involved as well। अब ये नॉन रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, सिम्टम्स प्रोग्रेसिव हो जाएंगे, डेली सीजनल वेरिएशन खत्म हो जाएगी। Clinical implications of the discussion so far of axial nitric oxide: 3 main uses: diagnosis, treatment decisions, and monitoring. Can race FeNO diagnose asthma? Are there other conditions in which it may be raised? सवाल कहते हैं जुमले की तालीफ बता रही है, द कंपोजिशन ऑफ द क्वेश्चन इज गिविंग यू द क्लू कि नहीं भाई सब में नहीं हो सकता। कैन पेशेंट बी phenotyped on the basis of axial nitric oxide? Phenotype means how they are behaving, that's the phenotype. Can they be? Yes. Does it have a role in selecting modifying treatment? नहीं, ये अगर रेज है तो asthma diagnosis is not. It can be raised in any allergic condition, for example allergic rhinitis only. You are not making diagnosis of asthma, it's only allergic rhinitis, it will be raised still. जरूरी नहीं है। Other conditions, yes, हमने अभी बात कर ली, for example allergic rhinitis खुद भी इसमें FeNO raise मिल जाएगा आपको, और भी conditions है। Can patient be phenotyped? Yes, you know it's eosinophilic inflammation at least. You have a good clue in your hand. Treatment decision, setting, modifying, stepping up, stepping down, yes, it can be used for that. Now, BTS signed 2019 GINA 20 guidelines, they use it as a supportive evidence. You cannot diagnose or exclude, but you can use it as supportive, corroborative evidence. NICE guidelines 2017 supportive evidence. ATS guidelines revised in 2021 strongly recommended to manage asthma in patients as an additional care. ATS guidelines FeNO and asthma management with identifying suitable biologics, very important, क्योंकि मामला बायोलॉजी तक पहुंच गया है। वी हैव टारगेटेड एजमा ट्रीटमेंट, क्या उसमें इस्तेमाल हो सकता है ये कि कौन सा इस्तेमाल करना है कौन सा नहीं करना है? जवाब है जी हाँ, यू कैन यूज इट नॉट एज एन एब्सोल्यूट मेजर बट एज अ वेरी गुड क्लिनिकल क्लू और लैब क्लू। ना डायग्नोसिस ना ये कंफर्म करेगी ना एक्सक्लूड करेगी, इसका ना होना एक्सक्लूड नहीं करेगा और इसका होना डायग्नोज नहीं करेगा। यू हैव टू बी एनालाइजिंग इट विद ऑल अदर फैक्टर्स कीपिंग इन योर माइंड, क्लिनिकल impression, other corroborative workup and FeNO levels, तब ये इंपॉर्टेंट बन जाएगी। सपोर्ट एविडेंस, yes, it's a very very good supportive evidence कि आपके पेशेंट को eosinophilic airway inflammation। ट्रीटमेंट डिसीजंस, यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, कितना इस्तेमाल करते हैं एज़मा में? Unless proven otherwise, no asthmatic should be without treatment on steroid। मोड क्या होगा? मेनली इनहेल्ड, ये अलग बात है, लेकिन स्टेरॉइड तो होगा। सो मच सो
कि जो लेटेस्ट जीना गाइडलाइंस है, बल्कि लेटेस्ट क्या पिछले 2 साल से, उन्होंने इंटरमिटेंट एज्मा में भी, जबकि आप सिर्फ इफ रिक्वायर्ड मेडिसिन देंगे, उसमें इनहेल स्टेरॉइड को शामिल कर दिया है। क्यों? उनको मालूम है ज्यादातर पैथवे जो इन्वॉल्व होगा वो इजोनोफिलिक इन्फ्लेमेशन वाला होगा। इजोनोफिलिक पाथवे एंड स्टेरॉइड्स क्या रिलेशनशिप है आपस में? इजोनोफिलिक पाथवे ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड स्टेरॉइड्स क्या रिलेशनशिप है इनका? स्टेरॉइड्स के जो सबस्ट्रेट है, जिन सेल्स पे स्टेरॉइड काम कर सकते हैं, वो कौन से हैं? सभी पे करते हैं, हर लेवल पे करते हैं, मेनली eosinophils. This is the main difference why we use inhaled steroid in almost every asthmatic and why we do not use inhaled steroid in COPDs. दोनों ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज हैं, दोनों क्रॉनिक हैं, दोनों इन्फ्लेमेटरी हैं, दोनों की पैथोजेनेसिस मुख्तलिफ है। वहां पर eosinophilic इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही होती है। They are not a good pathway to be used as a steroid substrate. यही फर्क है ना? वहां सिर्फ एग्जैस्परेशन में देते हैं या इंडिकेशन क्वालिफाई हो जाए तो देते हैं, वरना यू विल नॉट यूज स्टेरॉइड। ऑन द अदर हैंड एज्मा में तो देते ही देते हैं, इवन इफ रिक्वायर्ड मेडिसिन में भी देते हैं, रेगुलर मेडिसिन में भी देते हैं, जरूरत पड़ जाए तो ओरल भी देते हैं ना, ये वजह है। तो स्टेरॉइड का यूज कितना होना चाहिए, होना भी चाहिए कि नहीं चाहिए, जुडिशियस यूज, इसमें भी इजोनोफिलिक इन्फ्लेमेशन का मालूम करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। डोज एडजस्टमेंट, आपका पेशेंट है, आपने ट्रीटमेंट दी, फॉलोअप किया, नॉट एट द टारगेट, आपको तो वेल कंट्रोल एज्मा चाहिए या पार्शियली कंट्रोल होगा या अनकंट्रोल होगा, आपने फैसला करना है कि मैं क्या करूं। चुराई, हमने देखा था एज्मा इज नॉट स्टैटिक कंडीशन, इट्स अ डायनामिक कंडीशन। किसी को खांसी ज्यादा है, किसी को ब्रीदिंग डिफिकल्टी ज्यादा है, किसी की पीएफटी ज्यादा खराब है, किसी का क्लिनिकल सिनेरियो ज्यादा खराब है। आपने फैसला करना है, शुड आई स्टेप अप ऑन स्टेरॉइड और शुड आई स्टेप अप ऑन ब्रोंकोडायलेटर, क्या करें। एक तो तरीका है कि जो दिल चाहे कर लें, ये बढ़ा दें वो बढ़ा दें, एक तरीका है कि चेक करें। मैंने इसका बेसलाइन फिनो किया था, मैंने ट्रीटमेंट शुरू की थी, अब कितनी इजोनोफिलिक इन्फ्लेमेशन बाकी है। आपने देखा इजोनोफिलिक इन्फ्लेमेशन इज वेल कंट्रोल्ड। मैंने इनका फिनो शुरू किया था, एडवांस से मौजूद है। इज इट द टाइम टू इंक्रीज स्टेरॉइड और ब्रोंकोडायलेटर्स? जवाब है नो, द फिनो लेवल आर स्टिल हाई। इज इट द टाइम टू इंक्रीज ब्रोंकोडायलेटर और द स्टेरॉइड्स? स्टेरॉइड। इसमें भी आपको सारे ओवरऑल पिक्चर को ध्यान में रखकर, इससे पहले क्या करना है मुझे कि मैं ये फैसला कर लूं? हाँ जी, टेक्निक चेक करनी है मुझे, कंप्लायंस चेक करनी है मुझे, ये सब चेक करना है मुझे, उसके बाद मैं यहां पहुंचा हूं तो मेरी जो चेकलिस्ट है वो पूरी चलेगी। ट्रीटमेंट ली भी जा रही है, ठीक ली। हम क्या देखते हैं अपने क्लिनिक में, हमारे लिए बड़ा चैलेंज क्या है? फिनो करना ना करना, अभी भी टेक्निक। 5 साल से इनहेलर ले रहे हैं, 6 साल से ले रहे हैं, टेक्निक ठीक है ही नहीं, यह है ना चैलेंज। कितना बताना पड़ता है, तब जाकर दवा आगे जाती है। तो इससे पहले कि आप इस स्थिति पे पहुंचे, लेट्स इंक्रीज द स्टेरॉइड डोज, यू हैव टू मेक श्योर कि स्टेरॉइड ठीक, इनहेल ठीक इस्तेमाल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरा मसला क्लिनिकल लाइफ में, कहता है मुझे किसी भी दवा से ट्रीट करें, मुझे इनहेलर मत दीजिए। अभी तक मैं 25 साल से सुनता हुआ, आप लोग अभी भी सुनते हैं, ये खत्म नहीं। कह रहे इनहेलर इस्तेमाल नहीं करना मुझे, मैं तो इसका आदी बन जाऊंगा, मैं तो इसको जेब में रख के घूमने में मजबूर हो जाऊंगा। बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, कैसे समझाएं। फिर समझ तो जाते हैं, कौन समझ जाता है, कौन नहीं समझता, चांसेस कैसे बढ़ जाते हैं समझने के। जब समझाने वाला 2-3 मिनट लगाए और वो ये उसको बावर कराने में कामयाब हो जाए कि जी मैं दवा बेचने वाला एजेंट नहीं हूं, मैं वाकईतन डॉक्टर हूं और मैं आपका भला करने के लिए यहां पर बैठा हुआ हूं। जब मरीज ये समझ जाता है, उस दिन बात मान लेता है आपकी। उस दिन ना सिर्फ ये बात मानता है आपकी, आप जो चाहे मनवा लें मरीज से, आप अपने मरीज से जो चाहे मनवा लें। इसकी एक अपर लिमिट भी होती है जिसको भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। हाउएवर, दैट्स व्हाई ये वो जगह होती है जहां पर एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन बैठे होते हैं, हमारे अल्फाज में कहते हैं मसीहा बैठे होते हैं, कि अगर आप नहीं हैं और अदाकारी करने वाले हैं, अपना तो काम खत्म कर लिया। अगर आप अदाकारी करने वाले हैं, उसको मसीहा होने का तासुर दे रहे हैं लेकिन है नहीं, आप गए काम से। थोड़े दिन ही चलेगा जो कमाएंगे, बस खत्म होना ही होना है।
कैसा बड़ा धोखा है। वो आप इंजीनियर होते और गलत ट्रीटमेंट बताते, वो गलत ही होता, लेकिन वो कहता चलो इंजीनियर था, इसको क्या। और डॉक्टर गलत ट्रीटमेंट बताए, गलती से बता रहे, समझ में आता है, पता ही ना उसको मैं क्या कर रहा हूं, तो क्या होगा। उससे भी बढ़कर यह कि वो सब कुछ इसलिए कर रहा है कि इसका भला हो या ना हो, मेरा भला हो जाए। बचेगा सर, थोड़े दिन चलेगा, थोड़े दिन चलेगा बस। तो बेहतर ये काम अच्छे तरीके से कर ले। दुनिया कहां जा रही है, कहीं नहीं जाएगी। डॉक्टर ही कमाई कर रहे हैं सारे, यहां पर अच्छे तरीकों से कर ले, कोई कमी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया जी। तो डोज एडजस्टमेंट ये बड़ा फायदेमंद दे सकती है इसमें। फिर अभी हम देख लेंगे मॉनिटरिंग में कैसे फायदा देगी। टारगेटेड ट्रीटमेंट उससे पहले देख लेते हैं। देयर आर 6 बायोलॉजिक्स अप्रूव्ड फॉर एजमा यूज बाय एफडीए। 4 मैं लिख के लाया हूं सिर्फ समझाने के लिए आपको। फॉर एग्जांपल वी हैव ओमेलिजुमैब एंटी आईजीई, वी हैव मेपोलिजुमैब एंटी IL-5, वी हैव डुपिलुमैब एंटी IL-4, वी हैव टेजिपिलुमैब एंटी थाइमल स्ट्रोमल लाइपोपोइटिन लिम्फोपोइटिन। ये 4 हैं। तो क्या ख्याल है इसमें इजनोफिलिक इन्फ्लेमेटरी का ये पैथ है विच इज चेक बाय FeNO, कहां का रेलिवेंट होगा। नो, इधर नहीं हो सका, नहीं रिसर्च बता सकी कि अगर ये बढ़े हुए हैं तो एंटी आईजी काम करेगी। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स पैथवे, इसीलिए मैं ये बताने के लिए लाया हूं आपको कि हमने जो देखा है सिंपलीफाइड वर्जन देखा है। यहां पर आईजी लेवल तो बड़े लाजमी होने चाहिए, वरना ओमेलिजुमैब आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, ये तय बात है। लेकिन यू कैन नॉट बेस योर ट्रीटमेंट और मॉडिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ FeNO। यहां पर ये डिसीजन ठीक नहीं होगा। एविडेंस सामने लिख के लिखी हुई है। मेपोलिजुमैब एंटी IL-5 स्टिल नो। एंटी IL-4 याद कर लीजिए स्लाइड पर, वहां लिखा हुआ भी था यस। यहां पर FeNO इज वेरी हेल्पफुल। इसी तरह एंटी TSLP में यस, FeNO इज वेरी हेल्पफुल, दवा शुरू करने के लिए भी और मॉडिफाई करने के लिए। कोई सवाल। लास्ट बट नॉट लीस्ट, केस 2, 40-year-old obese housewife were started on asthma medications including ISCS and LABA। मैंने क्या लिखा, ये क्या मैंने आपको क्या लिख के दिखाया आफ्ताब, जब मैंने ये स्टेटमेंट लिखा तो क्या दिखाया आपको, इसको क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं इसको 40-year बताने को, ओबीज बताने को, फीमेल बताने को क्या कहते हैं। हाँ, फिनोटाइप बताया मैंने। जब आप एडल्ट ऑनसेट एज्मा को पढ़ेंगे तो आपको जो फिनोटाइप मिलेंगी ये आपको प्रीडोमिनेंट फिनोटाइप मिलेगी। वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। आप स्टेरॉइड बढ़ाते चले जाएंगे, मरीज परेशान होता चला जाएगा, ओवरवेट है तो और ओवरवेट हो जाएगा, ना ठीक होगा ना फायदा होगा। ये वो फिनोटाइप है, लेकिन है इंक्लूडिंग ICS लावा। ये ट्रीटमेंट शुरू की गई है। एट फॉलो अप आफ्टर 3 months शी रिपोर्ट्स persisting symptom despite regular use of medicine। ठीक है, हाउ विल यू मैनेज दिस केस, बोले भाई क्या करें, जल्दी जल्दी बोलना, खत्म करना है, उनको भी काम करना। और दवा दे दें, स्टेरॉइड लिख दें, डोज बढ़ा। हाँ, दोबारा चेकलिस्ट पर कंप्लायंस है भी कि नहीं है, कोई उसके जहन में ऐसा फैक्टर तो नहीं है करे और सब मैं कभी लेता हूं कभी नहीं, कॉमन है। और सब मैं इसलिए नहीं लेता ना, मैं आदी बन जाऊंगा। ये आपने एड्रेस करनी है सारी बातें। यू हैव टू टॉक टू योर पेशेंट, यू हैव टू पिक द क्लिनिकल क्यू। हमेशा पेशेंट क्यू दे रहा होता है, हम समझने वाले बने उसको। बात औकात क्यू सिर्फ यूं देता है, यूं करके, सिर्फ यूं। अगर आप इस क्यू को नहीं पिक कर सकते फिर आप कभी इसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे। बात औकात अल्फाज से क्यू देता है, बात औकात वो खामोश रहता है, हाँ करता रहता है, बराबर वाला क्यू दे रहा होता है कि नहीं लेते। यू हैव टू बी वेरी सर्कमस्पेक्टिव। क्लिनिशियन काश हम में से कोई बन सके, डॉक्टर सभी बन जाएंगे, डिग्री का नाम है। क्लिनिशियन, फिजिशियन शायद हम में से अल्लाह करे कोई बन जाए। मैं तो अपने आप को बड़ा दूर पाता हूं बस, सिंपली स्पीकिंग। बहुत आपको ऑब्जर्वेंट अच्छा होना चाहिए, बहुत आपको मुतवज्जो होने वाला होना चाहिए, बहुत आपको समझने वाला होना चाहिए, बहुत आपको साइकोलॉजी वाला जानने वाला होना चाहिए, बहुत आपको सोशल क्यूज को पिक करने वाला होना चाहिए, बहुत दर्दमंदी होनी चाहिए और अपने टेम्परामेंट पर काबू होना चाहिए। मेरे तो नंबर ही 0 है, आप सब जानते हैं, बाकी कितनी भी कोशिश कर ले। नहीं है तो फख्र की बात नहीं है, पर डॉक्टर जरूर होंगे आप, फिजिशियन शायद नहीं है, क्लिनिशियन शायद नहीं है अगर ऑब्जर्वेशन अच्छी नहीं है। तो चेकलिस्ट पूरी होगी,
क्या करें, डोज बढ़ा दें? उसने कहा मैं लेती तो हूं दवा, मैं तो लेती हूं, मेरी टेक्निक आपने देखी, ठीक भी सुना दी टेक्निक अपने, क्या करें? हाँ? अगर मैं आपको कहूं कि ये तो दवा लेती ही नहीं है, कह रही है या कह रहा है, पेशेंट कह तो रहा है मैं दवा लेता हूं, लेता नहीं है, कभी लेता है कभी नहीं लेता, ये तरीका मालूम करने का। इस फिनोटाइप तक पहुंचने का तरीका बताया था ना हमने, कि अगर ये वो फिनोटाइप हुई, हो सकती तो है, अगर हुई तो ये इजनोफिलिक इन्फ्लेमेशन होगी, नॉन इजनोफिलिक होगी, नॉन इजनोफिलिक होगी, रिस्पॉन्स ही नहीं करती स्टेरॉइड, नॉन इजनोफिलिक होगी। और अगर ये दवा नहीं लेती होगी तो भी फिनोस का बढ़ावा आएगा। अगर ये इजनोफिलिक हुई और ये कंप्लाइंट नहीं है, टेक्निक ठीक नहीं, तो फिनो बढ़ावा आएगा। और अगर ये इजनोफिलिक इन्फ्लेमेशन है ही नहीं तो फिनो कम आएगा, तो है ना यूजफुल। तो बाकी सब करने के बाद ये भी चेक करना है, रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट भी आप चेक कर सकते हैं, नॉन कंप्लायंस रिकमेंडेड आप चेक कर सकते हैं, और इनइफेक्टिव डोज टेक्निक वाकई ऐसा है कि नहीं, ये भी फिनो आपको गाइड कर सकती है। ये सब इसके यूजेस हैं, रेफरेंसेस सामने लिखे हुए सारे, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करके प्रेजेंटेशन इसीलिए रिकॉर्ड हो रही है, अपलोड हो जाएगी। मैं तो करता ही हूं अपलोड, ये भी कर रहे हैं। सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे आपको, सारी स्लाइड भी मिल जाएंगी। कैसे मिल जाएंगी? सिर्फ मेरा नाम याद रखना है आपने, जैसे अब्दुल्ला ने याद रखा हुआ है। रोजाना मेरी दावत करता है, ये करता अपने स्टाइल में कि सर कभी आइए ना, तो इसने दावत करनी होती है, वो कैसे बुलाता है? सर बुध को शाम को 8:30 बजे अबारी टावर कौन सा पसंद है इसको, पल कॉन्टिनेंटल में, समझ गए ना आप, वो उस तरह बुलाता है, इसको बुलाना हो। वरना क्या कहते हैं? आना ना, जोर ना पे आना, तो ये मिल जाएगी आप। तो अली भाई और शिराज भाई भी हंस रहे हैं। टेक होम मैसेज, चले आखिरकार इख्तिताम पे आ गए। वेरी यूजफुल, नॉन इन्वेजिव, कॉस्ट इफेक्टिव, should be interpreted with clinical judgment and other tests to guide and monitor treatment। अकेले कभी भी नहीं। सबसे बड़ा साथ किस चीज का? आपकी क्लिनिकल जजमेंट का। बाकी चीजें फिनो डायग्नोसिस में भी काम करेगा, ट्रीटमेंट डिसीजन में भी काम कर सकता है, मॉनिटरिंग में भी हेल्पफुल होगा, बशर्ते कि आप इसको आइसोलेशन में इस्तेमाल ना करें। इट्स अ वेरी यूजफुल टूल इन द हैंड हु नोज हाउ टू यूज इट। थैंक्स फॉर योर पेमेंट, दैट वाज योर अटेंशन, थैंक यू वेरी मच इंडीड। तालियां बज गई। अच्छा, साद मौजूद है हमारे साथ पीछे, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे गलती हो गई, हम समझे थे वो बैठे भी थे, मैंने कहा घर से शील्ड दिलवाएंगे, आप शील्ड भी साथ कौम ही देंगे। आइए साथ के मैं तारुफ भी कराऊं, सैफ आप भी आ जाओ साथ के साथ ही। अच्छा, आप पिक्चर लेने साल है। साथ क्या है जी? ये हमारा इनसे टोटली जानते हैं, मैंने आपको सारा केबिट भी दे दिया, सारा आपको शुरू बता दिया। जब तक एकेडमी के लिए हम साथ हैं, हम साथ होते हैं, ये कुछ नहीं बोले, ये बोलेंगे भी नहीं, ये हम ही भरते हैं ये कि ठीक है हम कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने अपना बैनर रख दिया, बोलूंगा मैं, और इनको ये गवाही दे देंगे। आपने प्रेजेंटेशन भेजी थी, कोई एक स्लाइड है इसमें, उसमें से होगी भी नहीं, क्योंकि एकेडमी जहां नहीं था वहां जवाब नहीं था, जहां हाँ था वहां जवाब हाँ था। लेकिन अगर ये सपोर्ट ना करें मिसाल के तौर पे, तो एकेडमिक एक्टिविटी तो हो ही ना पाए। इसके बदले में क्या करना है? अगर ये हमें ये मुफ्त दे देंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे, अगर ये हमें नहीं देंगे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये भी रिकॉर्ड हो गया, बैड फोन को भी बदल गया, इलेक्ट्रोमेट भी बदल गया, पता नहीं चलेगा, सब पता चलेगा, आप बताना। तो बहुत बहुत शुक्रिया साद, थैंक यू वेरी मच सर, ऑलवेज वेरी हेल्पफुल। ठीक है सर।